इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास मैथ में 2 अंक वाले जितने क्वेश्चन बनते हैं ये चैप्टर फर्स्ट यानी वास्तविक संख्याएं से 2 अंक वाले जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको इस क्लास के माध्यम से हम लोग देखेंगे। देखिए, बिहार बोर्ड एग्जाम में वास्तविक संख्या यानी चैप्टर फर्स्ट से कम 3 से 4 क्वेश्चन 2 अंक वाला पूछा जाता है, जिसमें से उसका जो टाइप है निश्चित है। ठीक है, सभी टाइप के जो क्वेश्चन है एक एक करके उसमें से हमने लिया है। अगर देखिए, अगर ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है तो निश्चित है कि इसी का टाइप रहेगा, कोई अन्य टाइप इसमें से नहीं रहेगा। यानी अगर एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, अगर नहीं आता है तो इसी टाइप पर आधारित रहेगा। तो मुख्य बात यह है कि आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप समझना जरूरी है। ठीक है, कि किस टाइप का बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप टाइप को अच्छी तरह से जान लेते हैं, उसको सीख लेते हैं, तो अगर मान में कोई परिवर्तन भी हो जाता है तो आप उसको अच्छी तरह से बेहिचक बना लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हमने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन क्या है, अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 135 और 225 का 225 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 867 एवं 225 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, कि 12, 15 एवं 21 का HCF एवं LCM ज्ञात करें। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। उसके बाद है कि HCF 306 और 657, यानी इसका HCF 9 दे दिया गया है और इसका LCM ज्ञात करना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्त है। तो इस प्रकार से हमने 5 क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने लिया है। अगर आप इतना क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो निश्चित है कि इस चैप्टर से आपको जो 2 अंक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और ठीक से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए इस चैप्टर का बेसिक क्लास अगर आप लोग नहीं किए हैं तो हम आई बटन पे वीडियो को डाल देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा ताकि और डीपली गहराई से आप इसको समझ सकें, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बनाने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए। यानी देखिए, इसमें दिया क्या गया है, क्या दिया गया है, कितना, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। यानी संख्या क्या है, 135 एवं कितना 225। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी तुलना करेंगे कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 135 छोटा है किससे, 225 से। ठीक है, तो जो छोटा वाला मान है वो क्या होगा, जो छोटा वाला मान है वो हो जाएगा B का मान, और जो बड़ा वाला है वो क्या कहलाएगा, A का मान। तो A बराबर हो जाएगा 225 और B बराबर 135। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, किसकी सहायता से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, यानी एल्गोरिथम की सहायता से, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, A बराबर
बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा कि ये है क्या। देखिए, जिस संख्या में हम लोग भाग देंगे उसको ए, जिससे भाग देंगे वो बी, और जो भाग लगाने पर जो बच जाएगा वो शेष यानी क्या हो जाएगा आर, और जितना बार में कटेगा वो क्या कहलाएगा क्यों। यानी सिंपल ये क्या होता है, भाज्य भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल गुने भागफल प्लस क्या होता है शेषफल या शेष, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ ए बराबर यानी ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। भाज्य के जिसे भाग दे रहे हैं बी, ठीक है, और जितना बार में कटेगा वो क्या है भागफल यानी क्यों, और ये जो क्या है जो बच जाए वो क्या कहलाएगा शेष, ठीक है। यानी इसी कंसेप्ट से क्या है ये प्रश्न बनेगा, यानी यही क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि पहले इसको संतुष्ट कीजिए, यानी ए बराबर है क्या, ए बराबर कितना लिए हैं 225, ठीक है, और बी बराबर क्या है, बी बराबर 135। देखिए यहाँ क्या है क्यू का मान, अब क्यू का मान कैसे आएगा, फिर आर का मान कैसे आएगा। क्लास थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बी और आर का मान निकालना है, किसका, बी और आर का मान। बी और आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि 225 में भाग दें किससे 135 से, एक बार में कितना हो जाएगा 135, दो बार में भाग लगाएंगे तो क्या अधिक हो जाएगा, ये बचेगा 0, ये क्या हो जाएगा बार में से 3 जाएगा 9 और ये कैंसिल, यानी कितना बार में कटा एक बार में, यहाँ क्या रहेगा एक बार में कटा। ये क्या है आर का मान यानी शेष है, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 90, ठीक है। अब देखिए ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक यहाँ आर का मान हमारा 0 न हो जाए, यानी जो आर का मान यहाँ कितना है 90 है। ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक आर का मान क्या हो जाए 0 न हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलेगा। और जब आर का मान 0 हो जाए तो आपका जो क्या होता है यहाँ बी का जो वैल्यू होता है वही क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। तो एक एक करके पहले आगे बढ़ते हैं क्या प्राप्त होता है। अब देखिए फिर यहाँ क्या हो जाएगा, अब फिर ए की जगह पर 135 हो जाएगा, ए की जगह पर यहाँ हम दिखाएंगे कि आर अभी 0 नहीं हुआ है, ठीक है। 135 क्या हो गया ए की जगह पर, और बी कहाँ, बी की जगह पर क्या हो जाएगा 90, बी की जगह पर क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अब फिर 90 में कितना से गुना करें और कितना जोड़े ताकि 135 प्राप्त हो जाए, तो 90 गुने 1। अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप सिंपल क्या कीजिए 135 में भाग दे दीजिए 90 से, 90 एकम 90 घटाएंगे तो कितना ये हो गया आपका 5, और 13 में से 9 गया 4, यानी कितना बचा 45, यानी आर का मान क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम 90 गुने 1 प्लस 45, फिर क्या देखें कि आर जो है आर का मान अभी 0 नहीं हुआ है, अभी ये प्रक्रिया चलेगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, फिर अब ए का मान क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ए का मान कितना 90 हो जाएगा। बी का मान कैसे आएगा, तो बी का मान क्या करेंगे 45 गुने कितना, अब गुना कीजिए 45 में कितना बार मतलब कितना से गुना करेंगे ताकि क्या हो जाए 90 हो जाए। तो सिंपल 45 में हम 2 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 0 यानी हम क्या जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे तो कितना 45 गुने 2 प्लस 0 बराबर कितना 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा शेषफल क्या हुआ 0 के बराबर, शेषफल क्या हो गया 0। तो शेषफल कब 0 हुआ है, जब हम क्या किए हैं इसमें मतलब 45 में 2 से क्या किए हैं गुना किए हैं, ठीक है। तो यानी अंतिम बी का मान, अंतिम बी का मान क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा, अंतिम बी का मान। तो हम क्या देखें कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो यहाँ ये सब क्या है आपका ए का मान है, ठीक है, और ये सब क्या है पी का मान है, और ये गुना किए हैं क्यू है, और ये जो जोड़े हैं क्या है आर है। तो अंत में बी का मान है क्या 45 है, क्या है बी का मान
45 है, तो हम लोग लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, इसको साइड कर लेते हैं। अतः कितना 135 और कितना 225 का HCF बराबर क्या आया, कितना बी का मान क्या है 45, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45। अगर आप बेसिक क्लास नहीं किए हैं तभी इतना समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसके बाद हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 867 और 225 देखिए एनसीईआरटी बुक में यहाँ 225 नहीं बल्कि यहाँ 255 है, 255 200 कितना इसमें रहेगा 255 255, ठीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 867 और 255 का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। यानी जो पिछला टाइप हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन पढ़े हैं टाइप सेम वही है, केवल मान में परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए जो दिया गया उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 867 और क्या है 255, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तुलना कर लेते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। क्योंकि 867 जो है बड़ा है 255 से, इसलिए ए का मान जो है 867 हो जाएगा, ठीक है। और बी का मान 255, ए का मान कितना 867 और बी का मान 255। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, ये लिखना क्यों जरूरी है, ताकि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है, इसलिए लिखना क्या है जरूरी है। तो A बराबर क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब A का मान कौन, जो बड़ा वाला मान है, यानी 800 कितना 67 बराबर B का मान 200 कितना 55, B का मान कितना 255। अब क्या रह गया Q और R का मान, तो Q का मान कहाँ से आएगा और R का मान, तो क्या करेंगे 867 में भाग देंगे किससे 255 से, ठीक है। भाग देने पर जो भागफल आएगा वो क्या होगा Q का मान, और जो शेषफल आएगा R का मान होगा। तो बोलिए कितना बार में कटेगा, 3 बार में इसको काटिए। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, कहाँ से कितना हो जाएगा 16 के 6 और ये 3 दूना 6 1 7, घटाएंगे यहाँ क्या बचेगा 2 और ये 0 फिर ये 1, यानी 100 कितना 2। यानी भागफल Q का मान क्या है यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस R का मान 100 कितना 2, 102, ठीक है। इसको हटा लीजिए, यानी R प्लस R क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ R का मान 0 नहीं है, ये प्रक्रिया फिर कब तक चलेगा, जब तक R का मान 0 ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगा, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए इसके बाद अब A की जगह पर क्या हो जाएगा, यानी A का मान हो जाएगा 200 कितना 55, ठीक है। A का मान 255 और B क्या हो जाएगा, जो हमारा शेषफल पहले था वो हो जाएगा अब B का मान, यानी 102 गुने फिर अब निकालिए Q का मान और R का मान।
तो फिर क्या करेंगे, फिर 255 में भाग करेंगे 102 से। 2 बार में कितने हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा ये कितना 4 0 और ये 2 यानी 204 माइनस करेंगे 1, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, यानी ये 5 की 5 रहेगा और ये कैंसिल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी शेषफल क्या आया, आर का मान आया 51 और क्यू का मान 2। यहाँ क्या लिखेंगे 102 गुने 2 प्लस कितना 51। ठीक है, फिर यहाँ देखिए कि आर का जो मान है फिर क्या है, आर का जो मान है अभी 0 नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ दर्शाएंगे आर इक्वल टू नॉट 0, यानी आर का मान अभी 0 नहीं हुआ है। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 100 जो 2 है यानी बी का जो मान है ये हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, और 51 क्या हो जाएगा बी का मान, और क्यू का मान क्या करेंगे फिर 102 में 51 से भाग करके निकाल लेंगे, यानी 51 भागे कितना 102, 2 बार में पूरा पूरा ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 क्या आया क्यू का मान, यहाँ घटाने पे क्या है सब कट चुका है, यानी क्या है आर का मान 0 है, क्या है 0 है, यानी प्लस क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ दिखाएंगे कि r इक्वल टू 0, यानी r का मान क्या हो गया है 0 हो गया है। कब, यहाँ b का मान क्या है, यानी अंत में a का मान प्राप्त हुआ है 102 और b का मान क्या प्राप्त हुआ है b, यानी अंतिम b का मान ही क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा, अंतिम b का मान ही क्या कहलाएगा HCF। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, इसको पहले हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः कितना कितना का 867 और क्या है 255 का HCF बराबर कितना 51 आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्या है, इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन अभाज्य गुणनखंड, ठीक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 एवं 21 का HCF एवं LCM दोनों ज्ञात करना है, HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है, कौन विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, क्या क्या दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, क्या है इसमें 12, 15 एवं क्या दिया गया है 21। ठीक है, एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य, इसको थोड़ा सिंपल लिखेंगे यानी शॉर्टकट में लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको 12 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना 12 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाल लीजिए, 2 से कई बार में 6 बार में कटेगा, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से कई बार में 1 बार में। आप 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी क्या है 2 गुने 3। ठीक है, ये क्या है 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद किसका, उसके बाद 15 का लिखिए, 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा सिंपल 3 गुने 5, इन 3 5 कितना 15। उसके बाद 21 का, 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा 21 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें हो जाएगा 3 गुने 7। ठीक है, यानी 3 7 कितना 21। अब देखिए इसके बाद HCF और LCM कैसे निकालेंगे, HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पहले हम लिख लेते हैं किसका किसका 12, 15, 21 का HCF। ठीक है, देखिए इसमें HCF में क्या करना होता है कि सबसे पहले तीनों में देखेंगे कॉमन संख्या, यानी वह संख्या जो तीनों में क्या हो शामिल हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों में कौन कौन संख्या शामिल है, यहाँ पे क्या है 2 है, 2 2, इसमें दोनों में किसी में 2 नहीं है, लेकिन इसमें क्या है 3, और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी 3 का जोड़ा लग रहा है तीनों संख्या यानी 12, 15 और 21 में तीनों के अभाज्य गुणनखंड में 3 शामिल है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3।
इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा और कोई संख्या है तो उसको भी लिख लेंगे किसमें, गुना के रूप में। किसमें, गुना के रूप में। अगर नहीं है तो क्या कहलाएगा, यही हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही HCF हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एलसीएम के लिए क्या होगा, किसके लिए, एलसीएम के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, तथा इसका 12, 15, यहाँ 21 का एलसीएम क्या निकलना है, एलसीएम। एचसीएफ में क्या देखें कि वह संख्या जो तीनों में शामिल हो यानी उभयनिष्ठ हो उसको निकाल लेंगे। अगर एक से अधिक है तो उसको गुना के रूप में लिखकर गुना कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में क्या करना है कि जो सब में शामिल हो, इन सब में उभयनिष्ठ हो उसको लिखेंगे ही, लेकिन जो सब में शामिल नहीं हो उसको भी इसमें लिखेंगे। अगर जैसे मान लीजिए 3 इसमें एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार है, अगर किसी में एक से अधिक बार होता तो हम सबसे अधिकतम घात लेते। क्या लेते हैं, सबसे अधिकतम घात लेते हैं। लेकिन क्या है, इसमें तीनों में एक एक बार है, इसलिए हम क्या लेंगे, 3 एक ही बार लेंगे। और देखिए इसमें दो बार है लेकिन बाकी सब में 2 नहीं है, तो ये भी 2 बार 2 लेंगे। इसके साथ साथ ये 5 भी लेंगे और ये 7 भी लेंगे। किसमें, गुना के रूप में। किस रूप में, गुना के रूप में। ठीक है। अब क्या करेंगे, अंत में अब गुना कर लेंगे, जो मान आएगा वही क्या होगा, 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। तो गुना कीजिए, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 में कितना से 7 से गुना, 7 छके 42 यानी 420, यानी क्या हो जाएगा, 420 आपका एलसीएम हो जाएगा। किसका, 12, 15 और 21 का। इस तरह से आप अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि HCF 306, कितना, 306 और 657 का 9 दिया गया है, आपको इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है। देखिए क्लास लंबा होगा लेकिन आप इसमें समय दीजिए, आपको इसमें जरूर फायदा होगा। अच्छी तरह से आप इसको एक एक करके एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। और निश्चित है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, अगर पहला चैप्टर बोर्ड एग्जाम में पहला चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन रहेगा। अगर बुक से रहेगा तो यही रहेगा, अगर बुक से नहीं रहता है तो इतना आप लोग विश्वास बना कर रखिए कि टाइप सेम यही रहेगा, कोई अन्य टाइप इसमें से नहीं आता है। क्योंकि आप लोग बुक उठाकर देख लीजिए और क्वेश्चन बैंक भी देख लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन हर एक साल रिपीट होता है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि HCF किसका 306 और 657 का दिया हुआ है, कितना, 9 दिया गया है और सिंपल आपसे एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है। तो अब देखिए HCF एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि है, नहीं यूक्लिड विभाजन की सहायता है, उसके बाद भाग विधि है। ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला भी है, HCF एलसीएम में संबंध भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें कुछ आपको ना अभाज्य गुणनखंड विधि कहा है ना यूक्लिड विभाजन कहा है, यानी किसी प्रकार की विधि का इसमें जिक्र नहीं है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, अपना समय बचाएंगे और इसमें फॉर्मूला का यूज करेंगे। यानी सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यानी जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिखेंगे। क्या दिया गया है, HCF दिया गया है। किसका दिया गया है, दिया गया है 306 और किसका 657 का HCF बराबर कितना, 9। ठीक है। HCF दे दिया गया, सिंपल आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है क्या है, सबसे पहले इससे पहले मेन फॉर्मूला का जिक्र कर लेते हैं। देखिए मेन फॉर्मूला में है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का आपको इसमें बेसिक कंसेप्ट का भी रिवीजन हो जाएगा। इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ना है उसका भी थोड़ा जिक्र करते हैं ताकि और आपको आसान हो जाए, आसान लगे क्लास। दो संख्याओं का गुणनफल, सिंपल दो संख्याओं को इसके पढ़ेंगे, गुणनफल पढ़ेंगे। ठीक है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना एलसीएम। ठीक है, HCF गुना एलसीएम। अब देखिए ये दो संख्या कौन कौन है, यानी जिस संख्या का HCF और एलसीएम निकालना है वही दो संख्या है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या है, देखिए ये क्या है, गुना में है। ठीक है, HCF गुने क्या है, एलसीएम। हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो HCF को क्या करेंगे, उधर ले जाइए,
तो गुना से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना से अगर इसको हम लाते हैं तो इधर हो जाएगा भागा में, किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा भागा में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भागा में। यानी सिंपल फार्मूला बनेगा कि एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एचसीएफ, ठीक है, क्या बनेगा, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एचसीएफ, ठीक है। यानी लिखिए फार्मूला से क्या होता है, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं, गुणनफल बट्टा एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ क्या लिखेंगे, एचसीएफ, ठीक है। दो संख्या कौन कौन है, तो जिस संख्या का एचसीएफ एलसीएम निकालना है, यानी क्या लिखेंगे, फिर एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुना 657, क्या है 657, ठीक है, 600 कितना है 57, और भागा एचसीएफ का मान कितना है, एचसीएफ का मान आपको 9 दिया गया है, ठीक है। अब 9 से देखिए दोनों में से कौन विभाजित होने वाला है, यानी भाग लगाइए, हम क्या करते हैं इसी में भाग देते हैं, कितना से 9 से, 9 एकम 9, ठीक है, और 9 सत्य क्या होता है, 9 सत्य 63, यानी 63 में से 65 में से 63 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, इसके साथ रखेंगे 7 हो जाएगा 27, और 9 3 का 27, यानी कितना बार में कटेगा 73 बार में, यानी हो जाएगा कितना, ये 306 गुना 73। अब फिर गुना कर लीजिए किसमें, 306 में 73 से गुना कर लीजिए, क्या आएगा, ये 3 छके 18, ठीक है, और ये हो जाएगा एक, फिर कितना 3 तिहाई 9, और ये 7 छके 42 के 2 हासिल 4, फिर ये 4 के 4 रहेगा, 0 भाग देंगे तो, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21, जोड़िए ये हो जाएगा 8 3, ये हो जाएगा फिर 3, और ये कितना 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, और ये फिर 1 1 2, और ये फिर कितना 22,368, यानी 22,300 38 है, क्या है 38 है, 68 नहीं है, 38 है। चलिए यानी एचसीएफ क्या दिया हुआ है 9, और एलसीएम क्या प्राप्त हुआ 22,338, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर कोई भी परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में दिया गया हो, ठीक है, जिसे मान लीजिए 5/2, ठीक है, तो अगर इसको क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार देखना हो, यानी क्या करना है दशमलव में इसको बांटना है, तो क्या करेंगे 5 में हम सिंपल 2 से भाग देंगे, तो कई बार में 2 से 2 दूना 4 बार में, और ये 1 बचेगा, दशमलव देते हैं क्या हो जाएगा 10 से 5, यानी 2.5 बार, यानी इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो हम क्या किए यहाँ सिंपल 2 से भाग दिए किसमें 5 में, और इसको दशमलव में बदल लिए, ठीक है। तो अब इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है, यानी 5 पर ही क्या इसका दशमलव प्रसार रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए 10/3 ये भी क्या है परिमेय संख्या है, इसको अगर हम दशमलव में बांटे, यानी क्या करें 10 में 3 से भाग दें, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपको कितना 3 तिहाई 9, और यहाँ बचेगा 1, फिर यहाँ दशमलव देंगे, फिर क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, फिर क्या बचेगा 1, यानी ये प्रक्रिया लगातार चलते रहेगा। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम डॉट, यानी 3 डॉट 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 लिख देंगे, इसका मतलब है कि 3 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही संख्या क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार इसको क्या बोलेंगे हम, ये अशांत आवर्ती है, क्या है अशांत आवर्ती, यानी बार बार इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, किसका 3 का। तो ये क्या है अशांत आवर्ती, और ये क्या है शांत है, क्या है शांत है। यानी सिंपल अगर पूछा जाए बताइए कि 5/2 का दशमलव प्रसार क्या है, तो बोलेंगे शांत है, लेकिन यहाँ 10/3 का दशमलव प्रसार क्या है, तो अशांत आवर्ती है। ये हमें पता कब लगा, भाग लगाने के बाद, यानी भाग करने के बाद पता लगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया
किए बताइए, नहीं, यानी हमें भाग नहीं देना है, बिना भाग किए बताना है। तो उसके लिए कंसेप्ट है, यानी उसके लिए बेसिक कंसेप्ट हमें क्या पढ़ना है कि अगर कोई p बाई क्यू यानी परिमेय संख्या में, किसमें, p बाई क्यू यानी परिमेय संख्या में q का मान, किसका मान, q का मान 2 गुना n, 2 का पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का होगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती। यानी सिंपल जो संख्या दिया गया है उसमें से हम q का मान उठाएंगे और जांच करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करके जांच करेंगे कि वो 2 और 5 के घात गुणनफल के घात के रूप में है या नहीं। अगर जैसे मान लीजिए इसका घात हम 0 रख देते, केवल 5 बचेगा, यानी किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो 1 होता है, ठीक है, 1 गुना 5 यानी 5 के रूप में हो तभी शांत होगा। अगर केवल 2 के घात में हो तभी शांत होगा, ठीक है। अगर 2 5 हो और उसके साथ साथ कोई अन्य संख्या आ रहा है, अगर नहीं कट रहा है, तभी हो जाएगा कौन, अशांत आवर्ती, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये किस रूप का है, ठीक है। आपका बेसिक कंसेप्ट भी इसमें जिक्र कर दिए, आपको एक तरह से क्या हो गया, इसमें रिवीजन भी हो गया कि बेसिक कंसेप्ट इसका है क्या। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखिए क्या है, चलिए क्या दिया गया है, चलिए कितना है, कितना, 17/8, ठीक है, 17/8, यानी हम लिखेंगे p बट्टा क्यू, यानी क्या है, परिमेय संख्या है p बट्टा क्यू। इसलिए यहाँ q का मान है क्या, q इक्वल टू क्या है, 8 है, क्या है, 8 है, ठीक है। तो अब लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड, इसको क्या पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे, सिंपल। अब बोलिए 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 8 में सिंपल भाग दीजिए, किससे, 2 से, कई बार में, 4 बार में कटेगा, फिर 2 से, कई बार में, 2 बार में, फिर 2 से, कई बार में, 1 बार में, नहीं। अब यानी क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2, कई बार, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। इसको हम घात के रूप में बदल सकते हैं, यानी घात के रूप में बदलेंगे तो 2 का घात कितना, ठीक है। अब देखिए इसमें केवल 2 है, 5 का जिक्र इसमें नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या करके हम लिख सकते हैं 2 का घात 3 गुने 5 की घात क्या है, 0, यानी 2 का घात n गुने 5 का घात m के रूप का ये है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n गुने 5 के घात m के रूप का है, के रूप का है, नहीं, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से और क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको अच्छी तरह से बना सकते हैं, इसके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कितना, 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट कीजिए, यानी क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 + 2√5, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट इसका विपरीत हम मानेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और हम प्रयास करेंगे कि क्या उसको हम परिमेय संख्या दिखा दें। अगर नहीं दिखा पा रहे हैं तो वहाँ विरोधाभास होगा और फिर क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। तो हम क्या मानेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या माने, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब हम क्या माने हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3
प्लस 2√5 बराबर p/q। ये p/q जो लिखे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए हम क्या माने हैं कि 3 + 2√5 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या माने हैं। क्या माने हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बाकी संख्या को उधर से हटाइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 इधर क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में, यानी इधर बचेगा 2√5 बराबर p/q माइनस कितना, 3। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ बटा के घटाव बनाइए, यानी हो जाएगा 2√5 बराबर, ये हो जाएगा एलसीएम q और ये आपका p और ये -3q हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √5 बराबर p-3q बटा q। ठीक है, अब देखिए ये 2 क्या है, इधर गुना में है, और जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो भागा में कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ दोनों में क्या कीजिए, तुलना कीजिए कि कौन क्या है। देखिए यहाँ पे ये √5 क्या है, इससे पहले सबसे पहले √5 को ही सिद्ध करना था कि √5 सिद्ध कीजिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये पहले भली भांति सिद्ध हो चुका है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये बाकी क्या है, ये बाकी सब परिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ एक बार हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे यानी दिखाएंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है। ठीक है, तथा ये कितना, p-3q बटा ये 2q एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको संक्षेप में लिख देते हैं, संख्या है। नहीं, ये क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है और p-3q बटा 2q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि दोनों क्या होगा, दोनों बराबर नहीं हो सकता है, यहाँ हम दर्शाएंगे। इसलिए ये क्या है कि परिमेय संख्या यानी अपरिमेय, पहले अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, अतः जो क्या है, ये 3 + 2√5 जो है ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ परिमेय अपरिमेय के बराबर कभी नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, प्रमाणित हुआ या सिद्ध हुआ लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चैप्टर फर्स्ट यानी वास्तविक संख्याएं से बोर्ड एग्जाम में जो 2 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका टाइप हमने देखा।